हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज की इस क्लास में सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि हम लोग का नया सत्र जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज से हम लोग क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आइए और आज की इस क्लास को ज्वाइन करिए और सभी स्टूडेंट बताएंगे कि उनको जो है इस बार बोर्ड एग्जाम में कैसा प्रिपरेशन चाहिए, है ना। तो अपने हिसाब से जो है वो अपना सारा कमेंट बॉक्स में वो सारे स्टूडेंट हमें बता देंगे, है ना। चलिए, तो आज की शुरुआत हम लोग एक बेहद ही शानदार लेक्चर से करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे साइंस में 3 टॉपिक्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। तो आज की शुरुआत हम लोग करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो हमारा 10वीं का है, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग इसके उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, है ना। चैप्टर वाइज उन सभी प्रश्नों को कवर करते चलेंगे अगले टॉपिक के हिसाब से, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों को अगर आप कवर कर लेते हो, इसका नोटबुक बना लेते हो सही ढंग से, तो आपकी तैयारी जो है वो 100% जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। तो जो भी स्टूडेंट न्यू हैं या जो भी स्टूडेंट पुराने हमारे स्टूडेंट हैं जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम पार कर चुके हैं, ठीक है, अब उनका रिजल्ट आना बाकी रह गया है, तो उनके लिए भी एक वीडियो हम बना देंगे। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर इस बार बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कैसा आएगा, हमारा एग्जाम तो बढ़िया गया है, किस प्रकार से है बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांची जाएगी, है ना। तो उस तरह तरह के सवाल स्टूडेंट्स के मन में आ रहे होंगे, तो उन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो अभी हम लोग अगले साल के जो बच्चे होंगे, नए बच्चे जितने भी जुड़ चुके हैं हमारे क्लास से, उनके लिए ये लेक्चर है, स्टार्टिंग वीडियो डेमो आप कह सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट पुराने हमसे जुड़े थे, जिन्होंने हमारे क्लासेस को अटेंड करा था, वो इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और वैसे भाई बहन जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं एकदम शुरू से, जीरो लेवल से आपकी तैयारी को हम प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो ड्रीम क्लासेस पे आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय गवाएं। चलिए आज का हमारा जो पहला सवाल है, देखिए कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है ना। अभी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगातार देखेंगे, ठीक है, लाइनिंग वाइज। फिर जब हम लोग बुक सॉल्यूशन को समझेंगे तो वहां पर एक एक टॉपिक को डिटेल से क्लियर करवाएंगे कि कैसे ये होता है। तो अभी आप लोग याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। और इसके देखिए 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में आपको, लेकिन आपको अभी यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है, इसका आंसर जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते चलिएगा, नोटबुक बनाते चलिएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, हमारे टीम से, ड्रीम क्लासेस से। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा हमारा एक बेहतरीन सवाल है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं क्या कहे जाते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल, बच्चों के मन में एक डाउटेबल सवाल रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ का। क्लियर है, चलिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ रहे हैं। कह रहा देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यानी ब्रैकेट में हम लोगों ने म्यू को रखा है, का मान होता है। याद रखिएगा अपवर्तनांक का सूचक म्यू होता है, यानी ये म्यू रहे चाहे अपवर्तनांक रहे, आप वही समझिएगा, एक ही होता है दोनों, है ना। ये हो गया अपवर्तनांक का सूचक। तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, है ना। और इसे ही हम लोग मूल भाषा में स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे भी चलकर हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे, है ना। साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अभी अगले चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो आगे हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, काफी अच्छा सवाल, कि किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या कहलाता है, कौन सा दर्पण कहलाता है। याद रखिएगा अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए दाढ़ी बनाने में, ऊपर समझिए टॉपिक को समझते चलिएगा, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि छोटा वाला जो आईना होता है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं और दाढ़ी को बनाते हैं,
है ना। तो उसमें देखते हैं क्यों बनाते, छोटे वाले आईने से क्यों बनाते, क्योंकि उसमें हमारा फेस जो है वो बड़ा दिखता है ना, बड़ा दिखता है ताकि हमारे दाढ़ी के जो बाल होते हैं वो सही ढंग से हम उसको देख पाते हैं और उसको जो है ना सेविंग कर पाते हैं। तो यही एक मूल कारण है, ये हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। क्लियर है ना। बस पूरा वीडियो लेक्चर में बने रहिए, आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। और जल्दी से इसको शेयर करते चलिए, ठीक है, कोई भी बच्चे इग्नोर नहीं करेंगे और अंत तक क्लास में बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है ना, ये एक तरह से वायरल प्रश्न इसको कह सकते हैं। यहाँ पे 2D का मतलब हो गया 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। याद रखिएगा 30 cm। बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है, कई जगह और भी कई तरह के आंसर इसके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए छठे सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा निर्गत कोण। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 7वां सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या यानी फोकस एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध होता है। एक फॉर्मूला हमारा होता है आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बटे 2, क्योंकि ये देखिए 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटे में जाएगा भाग में, तो एफ बराबर आर बटे 2 भी हो सकता है ना। और ऐसे रियलिटी में जो है एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है आर बराबर 2f यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकसांतर। क्लियर है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, यही इन दोनों में रिलेशन होता है कि वक्रता त्रिज्या जो है ना, वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आगे बढ़े। चलिए 8वां सवाल बहुत ही अच्छा, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपके सामने वीवीआई लगा हुआ दिख रहा है कि देखिए हमने वीवीआई करवा दिया, याद करके रट के जैसे भी हो आप इसको चले जाइएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है। राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। काफी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में सवाल। 2 सवाल क्लियर रखिएगा, एक तो अभी हमारा ये मोटर गाड़ी वाला हो गया और एक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण और मोटर गाड़ी में उत्तल दर्पण। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। काफी अच्छा सवाल, 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे इसके ऑप्शन हमें आपको एग्जाम में, लेकिन आपको डायरेक्टली याद करके जाना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 10वां सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। काफी अच्छा सवाल कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो कि हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा था। देखिए अब इसको समझिएगा ये कैसे होगा, इसका राइट आंसर समझिएगा। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन यानी संबंध बराबर हमने पढ़ा था आर बराबर 2f, है ना, ये अभी पढ़ा था ना। इसको हमने बोला था कि आप लोग सही ढंग से याद रख लीजिएगा, यानी कि ये हमारा हो गया वक्रता त्रिज्या। समझिएगा, बस समझने का ही खेल है ना, 2 गुने फोकसांतर, ये अभी लिख दिया हमने, है ना। चलिए पेन दूसरा यूज कर लेते, ये थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हमसे सवाल पूछा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए ये फोकस दूरी जो है ये इसके बारे में बोल रहा है, फोकस दूरी
वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या और ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बटे 2 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूले का काम करेगा, क्योंकि देखिए ये F बराबर ये 2 इधर आएगा तो आ जाएगा बटे 2 आ जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकसांतर जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। ये देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश किस प्रकार के पथ में गमन करती है? याद रखिएगा सरल रेखा। देखिए इसका एग्जांपल समझिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और आप लोग को एकदम नॉर्मली में समझाएंगे कि प्रकाश किस प्रकार के पथ, पथ का मतलब हो गया, पथ का मतलब हो गया रास्ता, है ना। प्रकाश किस प्रकार के पथ में गमन करती है। एक आप लोग टॉर्च का एग्जाम्पल लीजिए, है ना। इस तरह से आप लोग टॉर्च का ये कर लीजिए, इस तरह से। चलिए एक हमने ये टॉर्च बना दिया, कोई दिक्कत? आप समझिए कि इससे लाइट यहां से निकल रहा है ना। तो आप लोग देखते होंगे कि टॉर्च से इस प्रकार की लाइट निकलती है ना। ये क्या है जी? ये एक टॉर्च है। नॉर्मली में समझिएगा, ठीक है, साइंस के नजरिए से टॉर्च से ये जो लाइट निकल रही है, यानी प्रकाश से जो ये रेखाएं निकल रही है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश किस प्रकार के पथ में गमन करती है। ये सब लाइट निकल रहा है इससे, टॉर्च से, तो किस प्रकार के पथ में, देख रहे हैं इस तरह से ये सीधा जाएगा, इस तरह से एकदम, है ना। भले ही आगे जाकर ये फैल जाए, इस तरह से फैल जाएगा टॉर्च का लाइट इस तरह से, लेकिन ये यहां से एकदम सीधी जाएगी, है ना कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगी? सरल रेखा में, यानी प्रकाश हमेशा सरल यानी सीधी रेखा में गमन करती है। याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश किस प्रकार के पथ में गमन करती है? सरल रेखा में। अगला सवाल 12वां नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि अवतल दर्पण को और किस नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा राइट आंसर। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल है। अभी जब लेंस में हम लोग आएंगे तो उसमें भी ये सवाल आएगा कि अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अभिसारी दर्पण, है ना। अगला सवाल, उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? तो अपसारी दर्पण। अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी। देखिए अब ये सवाल पूछेंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में लग रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो वो हम लोग आगे जब बुक सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसका आंसर हम लोग डिटेल से जानेंगे कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके शॉर्ट क्वेश्चन में कि क्यों अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है या क्यों उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग फिगर के माध्यम से डिटेल से इस सवाल को हम लोग क्लियर करेंगे। अभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है ना। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, अब इस सवाल को समझिए, संचित का मतलब क्या हुआ, है ना। देखिए आप लोग घर में छतों पे देखते होंगे सोलर लाइट, जो कि अभी गांव वगैरह में प्रचलित होता है। सोलर लाइट यानी जिससे हम लोग बैटरी का निर्माण करके जो है ना वो करते हैं, है ना, इस तरह से, जिससे हम लोग लाइट वगैरह जो है फैन वगैरह यूज करते घर में। तो यहाँ देखिए सूर्य हो गया, इस तरह से मान लीजिए ये सूर्य है और ये सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है छत पे, तभी ये क्या होता है जी? चार्ज होता है ना, चार्ज होता है। यानी इस तरह से इस ये जो हमारा सोलर प्लेट है ये क्या है? सोलर प्लेट, सोलर प्लेट हो गया, है ना। तो देखिए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा किसे कहेंगे? सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा। समझिएगा क्वेश्चन को, समझिएगा। सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा बोलेंगे। क्लियर है? देखिए क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा को संचित, संचित का अर्थ हुआ जमा, यानी सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण, जैसे ये जो सौर का ऊर्जा आ रहा है, सूर्य का ऊर्जा, और इस प्लेट पे पड़ने के बाद इसमें ऊर्जा जमा हो रही है। क्या हो रही है? जमा हो रही है या संचित हो रही है, और इसी ऊर्जा का निर्माण हम लोग बिजली उत्पादन में करते हैं, यानी इससे हम लोग लाइट वगैरह फैन वगैरह चलाते हैं। तो यही सवाल पूछ रहा है कि इस सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, जमा करने के लिए
किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करेंगे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, याद रखिएगा। क्लियर है? और अगला सवाल 15वां नंबर कि सभी दूरियां किससे मापी जाती है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव से। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। और आज के इस टॉपिक का हमारा ये लगता है सबसे लास्ट, नहीं जी अभी और सवाल है। 16वां नंबर सवाल है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे, टाइम बहुत ही ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, सही सही ढंग से सारे स्टूडेंट याद करते चलिएगा। दर्पण का सूत्र बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और इसको हम लोग आगे जाकर प्रूव भी करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। याद रखिएगा, वीवीएम ने करवा दिया। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्लियर है? आगे हम लोग बताएंगे लेक्चर में, जब डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि भी क्या होता है, यू क्या होता है, एफ क्या होता है। एफ तो फोक्सांतर सब जानते हैं, भी और यू में आप लोग को डिफरेंस हम वहां पे समझा देंगे, है ना। कौन सा प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है, कौन सा वस्तु का ऊंचाई। 18वां नंबर सवाल, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल, याद रखिएगा। प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। एक ध्वनि वाला भी सवाल आएगा जी और बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो देखिए, प से प्रकाश, प से प्रस्थ, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तो लग रहा है जी आपको। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। अगला सवाल 19वां नंबर, आंख कान के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। आंख कान के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। और 20 नंबर सवाल करा, सर्च लाइटों, टॉर्च और वाहनों के हेडलाइटों आदि में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण का, है ना। सर्च लाइट, टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होगा? तो अवतल दर्पण का। और आज का हमारा 21वां नंबर सवाल 21 नंबर है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा, है ना। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। और आज के इस टॉपिक का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन का सबसे अंतिम और बेहतरीन सवाल जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 32 सेंटीमीटर यानी 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? एकदम इजी सा सवाल, टॉपिक को समझिए, आंसर आपके सामने है। देखिए, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, R बराबर 2F, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है ना। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या जो है वो क्या होगी? फोकस दूरी की दोगुनी होगी। जब 32 है तो ये इसका आधा होगा, क्योंकि फोकस दूरी की दोगुनी ही होगी ना। क्लियर है? और देखिए, हमने यहाँ पर देखिए पूछा क्या, त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी F बराबर भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी वक्रता त्रिज्या 32/2 कितना होगा? 16 होगा। क्लियर है आप लोग का एकदम ये टॉपिक? A to Z सवाल हमने आज करवा दिया है। सभी स्टूडेंट जो भी नए पुराने स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे उनको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। अपने आने वाले जो भी स्टूडेंट है, आपके भाई बहन या भी और भी कोई वैसे फ्रेंड जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरा 0 लेवल से करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था ड्रीम क्लासेस से उनको जरूर जोड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है? और आप लोग का सपोर्ट तो अभी तक बना हुआ था ही, और भी सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए हमारे ड्रीम क्लासेस पे। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेक्चर जो है वो हम लोग जल्द ही लाने वाले हैं। ठीक है? चलिए।